स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अब ये कैसे वर्क करता है ये आज के हम टॉपिक में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियोज़ क्या होते हैं एंड इन ट्रांसफार्मर का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। बेटा हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो इसी सर्किट में यूज़ करते हैं हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए वोल्टेज को। दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं, सॉरी इट इंक्रीजेज द वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग करंट। तो मतलब वोल्टेज को इंक्रीज़ तो करंट को डिक्रीज़। ऐसे ही स्टेप डाउन में करंट को इंक्रीज़ कर देंगे तो वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एट कांस्टेंट पावर। मतलब ओवरऑल जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नाउ इसके डायग्राम आप देख रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन में, तो आपको ये दिख रहा है एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा, प्राइमरी से हम इनपुट एसी देंगे। बीच में सॉफ्ट आयरन कोर से इस तरीके से ये बनाया गया है स्टेप अप को। इसी स्टेप डाउन भी है, बट द डिफरेंस इज दैट कि स्टेप अप में प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम है लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। लेकिन स्टेप डाउन में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स देखो ज़्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये डायग्राम बनाते समय आपको यूज़ कर ध्यान रखना है। और इसमें जो वायर्स यूज़ करते हैं ना कॉइल के अंदर जो दिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स बनाए गए, वो कौन सा वायर होता है बेटा? कॉपर वायर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है CU वायर। CU वायर मतलब कॉपर वायर, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल इसका बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ हमने पढ़ा तो था कि जब भी प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो लिंक होता है वो चेंज होता है और इसके चेंज होने से एक इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये प्रिंसिपल किस पे, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। कंसिडर करेंगे हम VP VS, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। VP VS वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, IP IS करंट अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, NP NS नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। हमने पढ़ रखा है सेकेंड लॉ से कि जो EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो यहाँ से EP की वैल्यू क्या हो गई बेटा? NP d∅dt। d∅dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। नाउ नेक्स्ट है रेजिस्टेंस कॉइल का मैंने बहुत स्मॉल कर दिया, तो जो EP हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? VP के। तो यहाँ पर हम EP की जगह क्या रख सकते हैं? VP रख सकते हैं। तो VP इक्वल्स टू NP d∅dt, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल के लिए हो जाएगा VS इक्वल्स टू NS d∅dt। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। नाउ इसको डिवाइड कर दो। VP इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो VS अपॉन VP इक्वल्स टू क्या मिला? NS अपॉन NP, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। पावर कांस्टेंट है, मतलब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो प्राइमरी में दे रहे इनपुट तो VP IP, सेकेंडरी से मिल रहा है आउटपुट तो VS IS। तो यहाँ से VS अपॉन VP का रेशियो क्या मिलेगा बेटा? IP अपॉन IS। इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। इससे एक समझ में आ रहा, वोल्टेज अगर सेकेंडरी का ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, लेकिन करंट किसका कम होगा? करंट किसका ज़्यादा होगा? प्राइमरी का, ठीक है। तो करंट की वैल्यू देखो उल्टी हो रही जस्ट। यही होता है ट्रांसफार्मर का रेशो। अब स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी के कम होते हैं। तो VS इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? VP। तो IP इज़ ग्रेटर देन IS। So by increasing NS we can increase voltage VS. Now coming to step down. स्टेप डाउन में NP ग्रेटर देन होता है NS से, तो VP हो जाएगा VS से और IS हो जाएगा IP से। मतलब डिक्रीजिंग करेंगे अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो टर्म आती है वो होती है एनर्जी लॉस। एनर्जी कैसे लॉस होती है? अलग से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कब होता है? जैसे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कॉपर वायर। वो जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो इससे क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। तो इसका रिड्यूस करने के लिए हमें थिक कॉपर वायर यूज़ करना होता है। आयरन लॉस, प्राइमरी और वेरिएबल करंट बार बार फ्लो होने के कारण उसमें एडी करंट फ्लो होने लगता है सॉफ्ट आयरन कोर में, जिससे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी
हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लैमिनेट करके सॉफ्ट आयरन को यूज़ करना चाहिए। हिस्ट्रेसिस लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है बेटा, देखो जब भी हम ट्रांसफार्मर को बार बार मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, जैसे ऑन ऑफ पोजीशन नहीं होती, चालू किया बंद किया चालू किया, इससे मशीन ख़राब होती है ना, ऐसे ही इसको भी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो जिससे हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यूजिंग सॉफ्ट आयरन को। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमिंग लॉस। ह्यूमिंग लॉस मतलब एनर्जी होती ना, कोई मशीन चालू होती है तो उसमें साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, तो कुछ पार्ट एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, साउंड के फॉर्म में हो रही है, तो ये भी एक तरीके का लॉस है। और फ्लक्स लीकेज, देखो बेटा दोनों जब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है तो क्या होता है, उसके अंदर से फ्लक्स का लीकेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको क्या होता है बेटा, बहुत टाइटली और पास पास रखते हैं ताकि फ्लक्स लीकेज कम हो। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ क्लोज मेटेलिक बॉक्स, हमें एक क्लोज मेटेलिक बॉक्स को लेना चाहिए, ठीक है। नाउ यूजेस ट्रांसफार्मर के कहाँ कहाँ होता है, टीवी और फ्रिज में, एक्सरे मशीन्स में होता है, वेल्डिंग मशीन्स में होता है, उसके बाद ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसके साथ कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पस से, एक तो ट्रांसफार्मर रेशो VS अपॉन VP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, NS अपॉन NP, इनपुट पावर VP/IP, आउटपुट पावर VS/IS। इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी होता है आउटपुट पावर इन अपॉन इनपुट पावर इनटू में 100। तो इफ़िशियंसी भी निकालने को आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और आउटपुट पावर इनपुट पावर ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा हमने क्या समझा, हमने आज ट्रांसफार्मर टॉपिक समझा जिसमें हमने देखा कि ट्रांसफार्मर होता है एक डिवाइस जो AC सर्किट में यूज़ होता है ताकि हम वोल्टेज और को कम ज़्यादा कर सकें। 2 टाइप्स के पढ़े हमने ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। फिर हमने ट्रांसफार्मर रेशियो को निकालना सीखा, उसके बेसिस पे हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, स्टेप डाउन में क्या होती है, स्टेप अप में क्या होती है। देन हमने एनर्जी लॉसेस पढ़े, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस, ह्यूमिंग लॉस और आयरन लॉस पढ़ा। फिर ठीक है, उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस देखे, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, एप्लीकेशन देखे, और फाइनली हमने कुछ फॉर्मूले देखे जो इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। सो इसके साथ कंप्लीट होता है बेटा ट्रांसफार्मर। थैंक यू।